डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए क्या शुरू करते हैं हमारे डेली के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आप सभी को पता है हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज है डे 9। यानी कि अगर किसी ने अभी तक वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्होंने 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मिस कर दिया है। तो प्लीज़ उन वीडियोस को भी देख लें। ये क्वेश्चंस आपकी एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत ही बढ़िया और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सपोज सेविंग एंड एक्सपोज इन्वेस्टमेंट आर इक्वल एट ऑल लेवल ऑफ इनकम। फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट, अंडर द इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल द इक्विलिब्रियम आउटपुट इज इक्वल टू एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड। देखो पहली वाली बात क्या बोल रहा है, एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड का मतलब क्या होता है? एक्चुअल। मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक्सपोज्ड का मतलब होता है एक्चुअल। एक्चुअल सेविंग और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इक्वल होते हैं एट ऑल लेवल ऑफ, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअल सेविंग और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इक्वल होते हैं हर लेवल ऑफ इनकम पे। अंडर द इफेक्टिव डिमांड द इक्विलिब्रियम आउटपुट इज इक्वल टू एक्सेंटे एग्रीगेट डिमांड। ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम लेवल पर क्या आउटपुट एक्सेंटे एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होता है? बिल्कुल सही बात है, इक्विलिब्रियम लेवल पे ये दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन जो एक्सपोज सेविंग और एक्सपोज इन्वेस्टमेंट है वो हर लेवल ऑफ इनकम पे इक्वल होते हैं। लेकिन जो एक्सेंटे एग्रीगेट डिमांड या एक्सेंटे एग्रीगेट सप्लाई वो हमेशा इक्विलिब्रियम लेवल पर इक्वल होते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री। इनमें से कौन सा कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा? तो कौन कौन से जरा पढ़ते हैं। इंडियन सिटीजन वर्किंग इन यूएसए एम्बेसी लोकेटेड एंड न्यू दिल्ली। कोई इंडियन सिटीजन है यूएसए एम्बेसी में काम कर रहा है न्यू दिल्ली में, भाई कहलाएगा वो तो, क्योंकि न्यू दिल्ली में ही है और इंडिया का ही सिटीजन है, काम कर रहा है, बिल्कुल कहलाएगा। इंडियन ऑफिशियल वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन चाइना। इंडियन ऑफिशियल है कोई, कहाँ पे काम कर रहा है? इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है चाइना की में, तो वो क्या कहलाएगा? इंडिया का ही कहलाएगा। इंडियन डिप्लोमेट विजिटिंग कनाडा फॉर सबमिट। इंडियन डिप्लोमेट है वो कनाडा गया कोई सबमिट के लिए, तो डेफिनेटली वो तो इंडिया का ही कहलाएगा ना। इंडियन वर्किंग इन अमेरिकन कंपनी लोकेटेड इन न्यूयॉर्क फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। कोई इंडियन है जो अमेरिकन कंपनी में काम कर रहा है, किसमें? न्यूयॉर्क में, कितने? 1 साल से ज़्यादा, तो कहाँ का कहलाएगा? वो अमेरिका का सिटीजन कहलाएगा, इंडियन सिटीजन नहीं कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही आंसर है। Question number 3. In hypothetical economy, if entire income is consumed, the value of investment multiplier will be. भाई अगर सारी की सारी इनकम को कंज्यूम कर दिया जाए तो क्या होगी? एमपीसी हो जाएगी 1। और आपको पता ही है इसका फॉर्मूला, अगर हम देखेंगे के इज इक्वल टू क्या है? 1/1 एम पी सी। तो अगर मैंने कहा सारी इनकम कंज्यूम कर ली तो एमपीसी की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो 1/1 जीरो, ये अगर, और जीरो को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है। देखते हैं। इफ एन इकोनॉमी द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज शोइंग ए डेफिसिट ऑफ रुपीज 200 करोड़ एंड द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट इज 900 करोड़, द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट वुड बी। देखो पहले ही उसने बोल दिया है ट्रेड किस में? डेफिसिट में, यानी कि आपके इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। तो 900 है, तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगी तो मुझे मिल जाएगा। 900 में से जब 200 माइनस कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा? हमारा एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट कितना होगा? 700। राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 5. Mr. Sahotra borrowed fund from a bank for purchasing a new house. From the given statement, above statement, identify the indicated function of money. ये कह रहे हैं कि मिस्टर सहोत्रा है, उन्होंने घर खरीदा, ठीक है, बैंक से फंड लेके घर खरीदा। इसमें से बताओ मनी का कौन सा फंक्शन वो परफॉर्म कर रहा है? तो मनी का कौन सा फंक्शन है? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मीडियम ऑफ एक्सचेंज में पता है कि हम एक्सचेंज कर सकते हैं गुड्स को, वो हो सकता है स्टोर ऑफ वैल्यू, कि हम मनी को स्टोर करके रख सकते हैं। यूनिट ऑफ अकाउंट मतलब हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं किसको? अपने जो भी गुड्स है उसको हम किसी भी गुड्स को एक मनी की टर्म में मेजर कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, कि हम कोई भी पेमेंट जो फ्यूचर में करनी हो उन पेमेंट्स को हम मनी की मदद से आसानी से कर सकते हैं। तो मनी बोरो किए फंड,
बैंक से, तो यानी कि वो पेमेंट जो फ्यूचर में करनी है। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द गिवन टेबल आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ इनकम वेयर एपीएस बिकम जीरो। आपको वो वाला लेवल बताना है जहां पे हमारा एपीएस क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अब जीरो कब होगा? खुद सोचो, जब आपका कंजप्शन आपकी इनकम के बराबर हो, यानी कि जितना आपकी इनकम थी सारी की सारी आपने कंज्यूम कर दी। तो जरा ढूंढो, मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इनकम 100 है और कंजप्शन भी क्या है? 100। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ इन एन इकोनॉमी द इनिशियल डिपॉजिट आर 4000 करोड़, रिजर्व रेशियो इज 10%, वैल्यू ऑफ टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड वुड बी। ये कह रहे हैं कि 4000 करोड़ क्या है? इनिशियल डिपॉजिट है, ठीक है। और आपका सी रिजर्व रेशियो कितना है? 10%। तो मैं हमेशा कहती हूँ सबसे पहले क्या निकालो? मनी मल्टीप्लायर निकालो। 1 में 10% है तो 100 ऊपर चला गया, जीरो से जीरो। मनी मल्टीप्लायर कितना आ गया? 10 आ गया। इनिशियल डिपॉजिट कितने थे? 10 थे। तो कितना आंसर आ जाएगा? 40,000। सिंपल। और आंसर नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन दैट मे अफेक्ट द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इनमें से वो वाला हमें बताना है कि जो हमारी सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को क्या करेगा? इफेक्ट पर, मतलब हमें वो चीज़ देखनी कि इससे सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज हो। मान लो हम इंग्लैंड में क्या करें इंग्लैंड में लैंड परचेज कर ले कोई इंडियन, तो क्या होगा? सप्लाई कर रहे हैं कि डिमांड कर रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, डिमांड कर रहे हैं हम। फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इन ताजमहल, फॉरेन टूरिस्ट है जो ताजमहल में विजिट करता है। तो जो फॉरेन टूरिस्ट है ताजमहल में विजिट कर रहा है, तो वो सप्लाई कर रहा है कि डिमांड कर रहा है? वो सप्लाई कर रहा है। डोनेशन ऑफ डोनेशन ऑफ $500 मिलियन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट से हमें $500 मिलियन का डोनेशन मिला, तो सप्लाई बढ़ गई। इंडियन स्टूडेंट गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर स्टडी, इंडियन स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया जा रहा है स्टडीज के लिए, तो वो डिमांड कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड क्या है? राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द शेडेड एरिया EFG इन द गिवन फिगर इंडिकेट। जो शेडेड एरिया EFG, अब जरा ई को देखो, ई क्या शो कर रहा है? कि आपका कंजप्शन आपकी इनकम के बराबर है। तो इस टाइम पे क्या होती है? हमारी सेविंग क्या होगी? जीरो होगी, ठीक है। अब और अगर देखें तो आगे का एरिया देखोगे तो कंजप्शन कम है और इनकम ज़्यादा है, यानी कि हमारा इनकम कंजप्शन से ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिप्रेजेंट द चेंज इन टोटल इनकम विद रिस्पेक्ट टू गिवन चेंज इन टोटल कंजप्शन। कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किसको शो करता है? चेंज इन टोटल इनकम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टोटल कंजप्शन। ये बिल्कुल ही गलत है, चेंज को शो नहीं करता, ये प्रोपोर्शनेट रिलेशन को शो करता है। यहाँ अगर MPC लिखा होता तो ये सही होता। व्हेन इनकम चेंज, चेंज इन कंजप्शन कैन नेवर एक्सीड द चेंज इन इनकम। जब इनकम चेंज होती है तो चेंज इन कंजप्शन कैन नेवर एक्सीड द चेंज इन कंजप्शन। जब इनकम चेंज तो कंजप्शन कभी भी क्या नहीं होता? एक्सीड नहीं होता चेंज इन इनकम से। बिल्कुल सही बात है। तो स्टेटमेंट 2 तो क्या है हमारी? ट्रू है, और स्टेटमेंट 1 क्या है? हमारी फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको ये अच्छा लगा और आपको इसका PDF चाहिए, तो प्लीज़ जॉइन माय टेलीग्राम चैनल। उस टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो बाकी जो वीडियोज़ हैं वो भी पक्का देख लें। मैं आपको एश्योरेंस देती हूँ आपका एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी अगर कोई डाउट हो, कुछ भी ऐसी चीज़ हो, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें।